ठहराव। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे अंधेरे को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। यह कहानी है एलिजाबेथ शॉर्ट की। एलिजाबेथ का जन्म 29 जुलाई 1924 को बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था। वह 5 बहनों में से एक थी। उसका बचपन आसान नहीं था। जब वह सिर्फ 5 साल की थी तब उसके पिता का व्यापार डूब गया और एक दिन वह अपनी कार एक पुल पर छोड़कर गायब हो गए। सबको लगा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। परिवार को अकेले पालने की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ गई। एलिजाबेथ को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, इसीलिए सर्दियों में उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। इसी अस्थमा की वजह से उसकी मां उसे हर साल सर्दियों में फ्लोरिडा भेज देती थी। यहीं से उसके मन में एक बेहतर और गर्माहट भरी जिंदगी का सपना पनपने लगा। वह सुंदर थी, उसके काले बाल थे और उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह हमेशा से एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। उसे फिल्मों से, ग्लैमर की दुनिया से बेहद लगाव था। वह अक्सर सिनेमा हॉल में जाकर अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों को देखती और उन्हीं की तरह बनने के ख्वाब देखती। उसका सपना था कि एक दिन वह भी सिल्वर स्क्रीन पर चमकेगी और लोग उसे पहचानेंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि वह मशहूर तो होगी, लेकिन अपनी मौत के बाद। 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया और वेट्रेस का काम करने लगी। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे पता चला कि उसके पिता, जिन्हें परिवार ने मरा हुआ मान लिया था, वे जिंदा हैं और कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। यह खबर उसके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने अपने पिता से संपर्क किया और 1942 के अंत में वह उनके पास रहने के लिए कैलिफोर्निया चली गई। उसकी आंखों में लॉस एंजलिस के सपने थे, एक ऐसी जगह जहां सपने सच होते हैं। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कैलिफोर्निया आने के बाद उसकी अपने पिता से ज्यादा दिन तक नहीं बनी। उनके बीच झगड़े होने लगे और कुछ ही महीनों में उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया। अब वह अकेली थी, एक बड़े शहर में, बिना किसी सहारे के। उसने सांता बारबरा में एक आर्मी बेस पर पोस्ट एक्सचेंज में काम करना शुरू किया। यहाँ उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आया, लेकिन यह भी ज्यादा दिन नहीं चला। 1943 में उसे कम उम्र में शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे वापस उसकी मां के पास मैसाचुसेट्स भेज दिया, लेकिन उसका दिल अब भी कैलिफोर्निया में ही अटका हुआ था। एलिजाबेथ शॉर्ट को आज दुनिया ब्लैक डालिया के नाम से जानती है, लेकिन यह नाम यूं कब और कैसे मिला, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। यह नाम उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि उसकी मौत के बाद मीडिया द्वारा दिया गया था। उस व्यक्ति 1946 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था द ब्लू डालिया। यह एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म थी जिसमें वेरोनिका लेक और अलन लेड जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म काफी हिट हुई थी और इसका नाम लोगों की जुबान पर था। एलिजाबेथ की केस में भी एक कातिल था, एक रहस्य था, इसलिए मीडिया ने इसे फिल्म के नाम से जोड़ना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि एलिजाबेथ को काले रंग के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वो अक्सर काले फिटिंग वेलर ड्रेसेस और सूट्स पहनती थी। उसके बाल भी घने और काले थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसके दोस्त उसकी सुंदरता और काले बालों की वजह से ब्लैक डालिया बुलाते थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। ज्यादा क्रेडिबल थ्योरी यही है कि यह नाम यूस अखबारों ने दिया। जब उसकी लाश मिली तो शुरू में उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। जैसे ही पुलिस ने उसकी पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के रूप में की, मीडिया इस खबर पर टूट पड़ी। उस दौर में लॉस एंजलिस के अखबार, खासकर हेस्ट कॉर्पोरेशन की न्यूज़पेपर्स जैसे लॉस एंजलिस एग्जामिनर, सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते थे। उनके बीच सर्कुलेशन बढ़ाने की एक होड़ लगी रहती थी। एलिजाबेथ शॉर्ट का केस उनके लिए एक जैकपॉट था। इसमें ग्लैमर था, मिस्ट्री था और एक ब्रूटल क्राइम था। उन्होंने इस कहानी को द ब्लैक डालिया मर्डर का नाम दिया। ब्लैक शब्द उसके काले बालों और कपड़ों से लिया गया और डालिया उस मशहूर फिल्म से। यह नाम इतना कैची था कि फौरन लोगों के बीच पॉपुलर हो गया। देखते ही देखते एलिजाबेथ शॉर्ट का असली नाम पीछे छूट गया और वो हमेशा के लिए ब्लैक डालिया बन गई। यह नाम उसकी पहचान बन गया। यह एक ऐसी पहचान थी जो उसकी मौत की भयानक कहानी से जुड़ी थी। मीडिया ने इस नाम का खूब इस्तेमाल किया। हर हेडलाइन, हर आर्टिकल में ब्लैक डालिया लिखा होता था। इस नाम ने केस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया, बल्कि एक शहरी कहानी और लेजेंड बन गई। ऐसी कहानी जो आज 75 साल बाद भी लोगों को डराती है और सोचने पर मजबूर करती है। मैसाचुसेट्स से लौटने के बाद एलिजाबेथ का मन बहान नहीं लगा। उसका दिल अभी भी हॉलीवुड के सपनों से भरा हुआ था।
उसने फ्लोरिडा में कुछ वक्त ही बिताया, जहां उसकी मुलाकात मेजर मैथ्यू माइकल गॉर्डन जूनियर नाम के एक एयरफोर्स ऑफिसर से हुई। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। गॉर्डनस वेकेटी वर्ल्ड वॉर II में सर्विस दे रहे थे। एलिजाबेथ उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। यूस लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी पतारी पर आ जाएगी, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। गॉर्डन का प्लेन इंडिया में क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। यह एलिजाबेथ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अपने प्यार को खोने के बाद एलिजाबेथ टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने सपनों को पूरा करने का एक और मौका देने का सोचा। जुलाई 1946 में वो एक बार फिर लॉस एंजेलिस आ गई। इस बार वो अकेले थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक एक्ट्रेस बनने का जुनून था। उसने हॉलीवुड के आसपास रहना शुरू कर दिया। वो अलग अलग होटल्स और अपार्टमेंट्स में रहती, अक्सर अपने दोस्तों के साथ। उसने कई जॉब्स किए, ज्यादातर वेट्रेसिंग की। वो ऑडिशंस के लिए जाती, लेकिन उसको कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। उसकी जिंदगी एक संघर्ष भरी कहानी थी। लॉस एंजेलिस में उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो अक्सर लोगों से मिलती, पार्टीज में जाती, इस उम्मीद में कि शायद कोई उस फिल्म इंडस्ट्री में काम दिला देगा। उसके के पुरुष दोस्त बने, लेकिन उसके रिश्ते कभी लंबे नहीं चले। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकती रहती थी। 9 जनवरी 1947 को उसे आखिरी बार जिंदा देखा गया। उस दिन वो सैन डिएगो से लॉस एंजेलिस आई थी। उसे आखिरी बार बिलबोर्ड होटल की लॉबी में देखा गया, जहां वो किसी का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद वो कहानी किसके साथ गई, ये एक रहस्य बना। अगले 6 दिन तक एलिजाबेथ शॉर्ट का कुछ पता नहीं। किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसका कोई वो अक्सर बिना बताए चली जाती थी। उसके दोस्त शायद यह सोच रहे थे कि वो कहीं चली गई है और कुछ दिनों में बताएगी, लेकिन इस बार वो रुकने वाली नहीं। इन 6 दिनों में उसके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। ये 6 दिन मिसिंग के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं 6 दिनों में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय लिखा गया, जिसका अंजाम उस सुबह हुआ जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। 15 जनवरी 1947 की सुबह थी। लॉस एंजेलिस के लीमर्ट पार्क इलाके में बेटी बर्सिंगर नाम की एक महिला अपनी 3 साल की बेटी के साथ घूमने निकली थी। चलते चलते उसकी नजर एक खाली प्लॉट पर घास पर पड़ी एक अजीब चीज पर पड़ी। दूर से देखने पर यूं लगा शायद वो किसी स्टोर का टूटा हुआ मैनेकिन है, जिसे किसी ने फेंक दिया है। उसने पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो उस चीज के नजदीक पहुंची, उसके होश उड़ गए। वो कोई मैनेकिन नहीं, बल्कि एक इंसानी लाश थी। एक ऐसी लाश जिसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसने तुरंत पास के एक घर में जाकर पुलिस को फोन किया। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लाश एक युवती की थी। उसके शरीर को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया था और दोनों हिस्सों को 1 फुट की दूरी पर रखा गया था। लाश को बेहद सफाई से धोया गया था। उस पर खून का एक भी कतरा नहीं था। कातिल ने उसके चेहरे पर भी बेरहमी की थी। उसके मुंह को कान से कान तक चीरा गया था, जिसे ग्लासगो स्माइल कहते हैं। उसके शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। यह साफ था कि उस मारने से पहले बेहद टॉर्चर किया गया था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वहां मौजूद कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि क्राइम सीन पर खून का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब था कि एलिजाबेथ को कहीं और मारा गया था और उसकी लाश को यहां लाकर फेंका गया था। कातिल ने लाश को यहां लाने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ किया। जिस तरह से शरीर को काटा गया था, उससे अंदाजा लगाया गया कि कातिल को मेडिकल नॉलेज हो सकती है, शायद कोई सर्जन या बुचर। पुलिस ने फौरन इलाके को कोर्डन ऑफ कर दिया और जांच शुरू कर दी। मीडिया को जैसे ही इसकी भनक लगी, रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की भीड़ क्राइम सीन पर जमा हो गई। लाश की पहचान करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पास से कोई आईडी नहीं मिली थी। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्हें एफबीआई को भेजा। कुछ ही घंटों में पहचान हो गई। एफबीआई के रिकॉर्ड्स में उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, क्योंकि उस 1943 में अरेस्ट किया गया था। लाश 22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट की थी। जैसे ही ये खबर सामने आई, लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने इतिहास की सबसे बड़ी मैनहंट्स में से एक शुरू कर दी। उन्हें एक ऐसे शातिर और बेहरम कातिल को पकड़ना था जिसने शहर में दहशत फैला दी थी। एलिजाबेथ शॉर्ट की पहचान होने के बाद एलएपीडी ने जांच तेजी से आगे बढ़ाए।
उन्होंने सबसे पहले उसके आखिरी दिनों का पता लगाना शुरू किया। पता चला कि उसे आखिरी बार 9 जनवरी को बिल्टमोर होटल में देखा गया था। पुलिस ने होटल के स्टाफ और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। उसके बाद पुलिस ने उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जो एलिजाबेथ को जानते थे, उसके दोस्त, पुराने बॉयफ्रेंड्स और वो लोग जिनके साथ वो रहती थी। एलएपीडी और जिला अत्याचारक के जांचकर्ताओं ने पहले हफ्ते में ही 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की। यह जांच लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे बड़ी जांच बन गई। जांच के दौरान पुलिस को एक और अजीब चीज का सामना करना पड़ा। 24 जनवरी को कत्ल के 9 दिन बाद लॉस एंजलिस एग्जामिनर अखबार के ऑफिस में एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने कहा कि वो एलिजाबेथ शॉर्ट का कातिल है। उसने कहा कि वो पुलिस को एलिजाबेथ का सामान भेजने वाला है ताकि पुलिस को यकीन हो जाए। अगले दिन अखबार के ऑफिस में एक पैकेट पहुंचा। उस पैकेट में एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, कुछ तस्वीरें और एक एड्रेस बुक थी जिसमें 75 पुरुषों के नाम थे। पैकेट को गैसोलीन से साफ किया गया था ताकि उस पर कोई फिंगरप्रिंट न पाए। इस एड्रेस बुक ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी, लेकिन इसने केस को और भी उलझा दिया। पुलिस ने उस लिस्ट में शामिल सभी 75 लोगों से पूछताछ की। इनमें से कई लोगों ने मना की वो एलिजाबेथ को जानते थे, जबकि कुछ ने कहा कि उन्होंने उसे सिर्फ 1 या 2 बार देखा था। इस बीच कातिल ने पुलिस और मीडिया को कई चिट्ठियां और फोन कॉल्स किए। वो उन्हें चिढ़ाता था, उन्हें गलत सुराग देता था। एक चिट्ठी में उसने लिखा, मैं सरेंडर कर दूंगा। फिर एक दिन बाद लिखा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं उन्हें ब्लैक डालिया का बदला लेने नहीं दूंगा। उसके यह खत पुलिस को गुमराह करते रहे। समय बीतता गया लेकिन पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। केस इतना हाई प्रोफाइल हो चुका था कि पुलिस पर जबरदस्त दबाव था। इस दबाव में उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन सबूतों के अभाव में सब कुछ छोड़ना पड़ा। कई लोगों ने झूठे इकरार जुर्म भी किए, सिर्फ मशहूर होने के लिए। लगभग 7 लोगों ने कत्ल जुर्म कबूल किया, जिनमें से ज्यादातर को पुलिस ने मानसिक रूप से अस्थिर पाया। जांच सालों तक चलती रही। ब्लैक डालिया का कातिल एक साया बना रहा, हमेशा पुलिस की पकड़ से दूर। ब्लैक डालिया केस जितना पुलिस की जांच के लिए जाना जाता है, उतना ही मीडिया के सनसनीखेज कवरेज के लिए भी। उस दौर में लॉस एंजलिस के अखबार जैसे लॉस एंजलिस एग्जामिनर और लॉस एंजलिस हेरल्ड एक्सप्रेस एक दूसरे से आगे निकालने की रेस में थे। उन्होंने इस केस को एक सर्कस बना दिया था। एलिजाबेथ शॉर्ट की जिंदगी के बारे में मनगढ़ंत कहानियां छापी गईं। यूस एक ऐसी लड़की के रूप में पेश किया गया जो हॉलीवुड में भटक रही थी, जो अनजान मर्दों के साथ घूमती थी। अखबारों ने उसकी इमेज को इस तरह से बनाया कि लोगों की सहानुभूति उससे कम हो जाए। मीडिया ने पुलिस की जांच में भी काफी दखलंदाजी की। जैसे कि हमने पहले बताया, कातिल ने एलिजाबेथ का सामान पुलिस को नहीं बल्कि एक अखबार के ऑफिस में भेजा था। अखबार ने इस पैकेट को पुलिस को सौंपने से पहले उसके साथ छेड़छाड़ की ताकि वो एक्सक्लूसिव खबर छाप सके। उन्होंने एलिजाबेथ की मां को भी नहीं बख्शा। उन्होंने उसकी मां को फोन करके पहले यह झूठ बोला कि उनकी बेटी ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता है और उनसे उसकी जिंदगी के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। जब उन्हें सारी डिटेल्स मिल गई तब उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। यह मीडिया एथिक्स का एक बेहद शर्मनाक उदाहरण था। जांच के दौरान कई संदिग्ध सामने आए, लेकिन कुछ नाम बार बार उभर कर आए। एक प्रमुख संदिग्ध था रॉबर्ट रेडमैनली, एक सेल्समैन जो एलिजाबेथ को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में से एक था। उसने ही एलिजाबेथ को सैन डिएगो से लॉस एंजलिस छोड़ा था। पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की, पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और यूं छोड़ दिया गया। एक और बड़ा नाम था डॉक्टर जॉर्ज गोडन का। वो एक मशहूर डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक भी था। उनके बेटे स्टीव गोडन, जो खुद एक LAPD डिटेक्टिव बन गए, ने बाद में दावा किया कि उनके पिता ही ब्लैक डालिया के कातिल थे। स्टीव गोडन ने अपनी किताबों में कई सबूत पेश किए। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता की हैंडराइटिंग कातिल की चिट्ठियों से मिलती थी और उनके पास सर्जिकल स्किल्स भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने पिता के पुराने सामान में एलिजाबेथ शॉर्ट की तस्वीरें मिली। लेकिन किसी के भी खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। हर संदिग्ध के साथ एक नई थ्योरी जुड़ी थी, लेकिन हर थ्योरी अंत में एक बैंड गली में जाकर खत्म हो जाती थी। आज 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक डालिया का केस आज भी अनसुलझा है।
यह सवाल आज भी लोगों के मन में है कि आखिर इतनी बड़ी जांच के बावजूद कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया। इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी सबूतों की कमी। कातिल बेहद शातिर था। उसने क्राइम सीन पर कोई निशान नहीं छोड़ा, ना फिंगरप्रिंट्स, ना खून, ना ही कोई मर्डर वेपन। उसने लाश को इतनी सफाई से धोया था कि पुलिस को कोई भी फोरेंसिक एविडेंस मिलना नामुमकिन हो गया। उस दौर में डीएनए टेस्टिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जो आज शायद इस केस को सुलझा सकती थी। दूसरी बड़ी वजह थी मीडिया का हस्तक्षेप। जैसा कि हमने देखा, अखबारों ने इस केस को एक तमाशा बना दिया था। उन्होंने पुलिस की जांच को प्रभावित किया, झूठी खबरें छापी और यहां तक कि सबूतों से भी छेड़छाड़ की। इससे पुलिस का काम और भी मुश्किल हो गया। मीडिया के शोर शराबे में असली सुराग कहीं खो गए। इसके अलावा पुलिस को झूठे इकरारनामों की बात का सामना करना पड़ा। लगभग 7 लोगों ने कत्ल कबूल किया, जिससे पुलिस का बहुत सारा समय और संसाधन बर्बाद हुआ। हर झूठे दावे की जांच करना उनकी मजबूरी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर की समस्याएं भी इसका एक कारण हो सकती है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक कातिल कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है जिसे पुलिस के अंदर से ही कोई बचा रहा था। यह भी कहा जाता है कि उस दौर में एलएपीडी में भ्रष्टाचार चरम पर था और हो सकता है कि केस को जानबूझकर दबाया गया हो। डॉक्टर जॉर्ज होडल वाली थ्योरी इसी तरफ इशारा करती है, क्योंकि वो हॉलीवुड के एलीट सर्कल का हिस्सा थे। हालांकि यह सब सिर्फ अनुमान है, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। जांच का दायरा इतना बड़ा था कि पुलिस रिसोर्सेज बिखर गए। एंड में इस केस का अनसुलझा रहना शायद उसकी किस्मत ही थी। समय के साथ गवाह बुढ़े हो गए या मर गए, सबूत पुराने पड़ गए और केस की फाइल मोटी होती चली गई। यह केस क्राइम की दुनिया में एक ऐसी पहेली बन गया जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। एलिजाबेथ शॉर्ट की कहानी एक चेतावनी है, एक सबक है। यह हमें बताती है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी के सपने एक शहर की चमक दमक में खो सकते हैं। उसकी मौत ने लॉस एंजलिस को हमेशा के लिए बदल दिया। यह केस आज भी पुलिस, क्राइम राइटर्स और आम लोगों के लिए एक फैसिनेशन और एक दर्द भरी याद बना हुआ है। सावधान रहें, सतर्क रहें।